हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे जुलाई 2024 का एनवायरनमेंट करंट अफेयर का सेक्शन फ्रॉम विजन आईएएस मंथली मैगजीन। तो इससे पहले हमने 5 पार्ट्स देख लिए, ये लास्ट पार्ट होने वाला है मिसलेनियस। हम उसको अलग से सारे सब्जेक्ट के डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटी, इकोनॉमी पूरी कंप्लीट कर ली है इस चैनल पे। तो अगर आप नए हैं तो उनको भी देख लें। ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना भी। तो भाई सॉइल हेल्थ को देखेंगे आज, ये इम्पॉर्टेंट है ना। एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देख लें या फिर आप ज्योग्राफी GS1 से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने थोड़े से स्टैटिक पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो इधर हम देख लेते हैं कि देखो क्या हुआ है न्यूज़ में, क्यों है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी सॉइल के ऊपर। किसके ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी? सॉइल के ऊपर। कहाँ पर? मोरक्को, है ना। मोरक्को कहाँ पर है? हमारी साउथ अफ्रीका की कंट्री है, इधर आती है मोरक्को। मोरक्को, हाँ, इधर आती है। फिर यहाँ पे ना यूनेस्को ने प्लेज किया था, यूनेस्को ने प्लेज किया है कि क्या वो जो उसके यूनेस्को के जो मेंबर स्टेट्स हैं, जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, उनको वो सपोर्ट करेगी। क्या सपोर्ट करेगी? वो कैसे करेगी? वो सपोर्ट करेगी कैसे? वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स एस्टैब्लिश करके इंटरनेशनल पार्टनर्स के, जितने भी इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं उनके साथ एसोसिएशन में। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि अभी क्या हुआ था? वर्ल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी सॉइल के ऊपर मोरक्को में, जहाँ पे यूनेस्को ने वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स की एस्टैब्लिश करने की बात की है। तो वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स में क्या होगा? एक स्टैंडर्डाइज मेजर जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे, जहाँ पे सॉइल की क्वालिटी जो है, जितने भी रीजन्स हैं, जितने भी इकोसिस्टम है, वहाँ पे सॉइल की क्वालिटी को एसेस किया जाएगा कि क्या उसकी स्थिति अभी चल रही है। और वो आइडेंटिफाई करेंगे डिग्रेडेशन हो रहा है या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कहाँ कौन कौन से एरियाज़ में रिस्क है ना। फिर और वो बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे सॉइल की अंडरस्टैंडिंग के बारे में, ताकि उसका जो सॉइल का मैनेजमेंट है वो इफेक्टिवली हो सके। अब आप सोचेंगे हाँ सॉइल का क्या ये करना है यार, इनको बढ़ा के या इफेक्टिवनेस बढ़ा के। अरे भाई सॉइल पे तो पूरी धरती टिकी हुई है, क्योंकि सॉइल अच्छी होगी तो वेजिटेशन अच्छी होगी, वेजिटेशन अच्छी होगी तो एनवायरनमेंट अच्छा होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो हम अच्छे होंगे, है ना, हमारा इकोसिस्टम बढ़िया होगा। इन एडिशन यूनेस्को जो है वो लॉन्च करेगा क्या? एक पायलट प्रोग्राम लॉन्ग टर्म सॉइल और लैंडस्केप मैनेजमेंट के लिए 10 नेचुरल साइट्स पे, ठीक है, जो कि सपोर्ट किया जाएगा उसके बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम द्वारा। अब वो क्या होगा एडिशनल प्रोग्राम या पायलट प्रोग्राम, की अभी कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, बस उसने बोला है कि हम सॉइल हेल्थ इंडेक्स को एस्टैब्लिश करेंगे और एक पायलट प्रोग्राम को भी लॉन्च करेंगे, जिससे सॉइल और लैंडस्केप मैनेजमेंट जो है 10 नेचुरल साइट्स पे देखा जा सके। ये हम बाद में देखेंगे। अब हम सॉइल के बारे में देख लेते हैं कि सॉइल को अगर क्वेश्चन आ जाता है सॉइल पे तो आपको इसको इंट्रो लिखना होगा। तो इंट्रो में आप कैसे करेंगे कि सॉइल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मिक्सचर है रॉक का, है ना। कौन सी रॉक? रॉक के डेब्रिस का और ऑर्गेनिक मटेरियल का, जो कि डेवलप होती है अर्थ के सरफेस में। और सॉइल को बनने में बहुत मिलियन ईयर्स भी लगते हैं। फैक्टर्स क्या है सॉइल फॉर्मेशन के? ये किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होती है? देखो हर अलग अलग जगह पे अलग अलग सॉइल है, तो वो अलग अलग सॉइल, कौन सॉइल कैसी होगी, कहाँ पे कैसी सॉइल पाई जाएगी, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि भैया वहाँ का रिलीफ कैसा है, वेदर कैसा है। पेरेंट मटेरियल क्या है? पेरेंट मटेरियल कैसे? अभी आपने देखा होगा कि हम लोग ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल जो है वो कहते हैं। तो ये इनके पेरेंट मटेरियल पे डिसाइड करता है कि जो मेन मटेरियल है उनका वो कैसा है। फिर क्लाइमेट, वेजिटेशन वहाँ की कैसी है, लाइफ फॉर्म्स वहाँ पे कैसे हैं, टाइम, कितना टाइम हो गया है उस एरिया को, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसी हैं। ये होते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अगर सॉइल पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे लिखना है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, फिर ऐसे 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 करके डायग्राम बना दीजिएगा। फिर इम्पॉर्टेंट क्या है? अभी बताया था इम्पॉर्टेंस क्या है भैया, हेल्दी सॉइल्स इम्पॉर्टेंट है हेल्दी इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, क्लाइमेट रेगुलेट करने के लिए, फूड और वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। अगर सॉइल हेल्दी होगी तो अंडरग्राउंड वाटर भी अच्छा ही होगा, नहीं तो उसमें भी केमिकल्स चले जाएंगे वाटर में और डिकंटामिनेट वो हो जाएगा और कंटामिनेट वो हो जाएगा। फिर हम सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में देख लेते हैं। भैया सॉइल डिग्रेडेशन क्या है? एक फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल डिक्लाइन है सॉइल क्वालिटी का,
है ना। जब भी सॉइल क्वालिटी का डिक्लाइन होता है तो हम उसको सॉइल डिग्रेडेशन कह देते हैं, ठीक है। ये डिग्रेडेशन किसी भी कारण से हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर अगर उसमें से लूज हो जाए, सॉइल फर्टिलिटी लूज हो जाए, स्ट्रक्चरल कंडीशन उसकी ख़राब हो जाए। मतलब स्ट्रक्चरल कंडीशन क्या हो जाएगी, जैसे ये है सॉइल का एक स्ट्रक्चर, इसमें से कुछ भी मिसमैच हो जाए तो उसको हम स्ट्रक्चरल कंडीशन उसकी ख़राब हो जाए, जैसे कि उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं किस स्ट्रक्चर में वो डिस्टर्ब हो जाए। तो फिर आता है एरोजन हो जाए, सॉइल एरोजन तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। कुछ भी है, सैलिनिटी में चेंजेस आ जाए, एसिडिटी, अल्कलिनिटी और बाकी टॉक्सिक केमिकल्स या पॉल्यूटेंट्स जो हैं, या फिर एक्सेसिव फ्लडिंग हो जाए, तो इन सब कारण से, है ना, सॉइल की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों खराब हो सकती हैं। अगर हम वर्ल्ड एटलस ऑफ डेजर्टिफिकेशन की बात करें, देखो आ गया डेटा, आ गया ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फटाक से अपने नोट्स में लिख लो। आई होप आप लोग पेन और कॉपी लेके नोट्स बनाते चल रहे हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों का, है ना, क्योंकि आपको ये करना ही करना है। बार बार कह रहे हैं हम इस बात को कि भाई सिर्फ 3 महीने बचे हैं, मेंस की प्रिपरेशन जितनी कर सको उतनी कर लो, क्योंकि 2025 का जो भी मेंस है उसमें सिर्फ 89 डेज मिले, नॉट इवन 90 डेज, 90 दिन भी नहीं है, सिर्फ 87 डेज हैं। तो कितना ही क्या कर लोगे, प्रीलिम्स के पीछे मत भागो, प्रीलिम्स की तो तैयारी हो जाएगी अगर आप इंटीग्रेटेड मैनर में करेंगे। मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि आसमान से गिरे खजूर में अटक गए, है ना, ऐसा ना हो। तो भाई वर्ल्ड एटलस ऑफ डेजर्टिफिकेशन क्या कह रहा है कि 75% ऑफ सॉइल जो है वो ऑलरेडी डिग्रेडेड है, ठीक है। डायरेक्टली किसको इम्पैक्ट कर रही है, ये इतनी डिग्रेडेड सॉइल जो है वो 3.2 बिलियन पीपल को इफेक्ट कर रही है। और करंट ट्रेंड्स अगर ऐसे ही चलती रहे, ये जैसे हालात हैं ऐसे ही चलते गए ना, तो ये जो 75% है ना, ये 2050 तक 90% हो जाएगा। कल भी हमने देखा कि अगर हमने हमारे ग्लोबल एमिशंस कम नहीं करे तो 2050 आते आते क्या हो जाएगा, 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। 1.5 डिग्री तक लिमिट कर ही नहीं पाएंगे हम 2030 तक, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो, ठीक। फिर इसरो का डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन एटलस जो है वो इंडिया का, ये वर्ल्ड एटलस ऑफ डेजर्टिफिकेशन है, और ये इंडिया का जो इसरो का डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन एटलस है इंडिया का, वो 2021 की बात अगर हम करें तो टोटल डिग्रेडेड लैंड जो है वो 96.4 मिलियन हेक्टेयर्स है, जो कि अकाउंट करता है, देखो अब 94.6 मिलियन हेक्टेयर तो आप इतना याद नहीं कर पाएंगे ना हम कर पाएंगे, तो आप इतना कर लें कि राउंड 30% जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, उधर जो सॉइल है वो डिग्रेडेड है। अब ऐसी क्या वजह रह रही है, ऐसे क्या फैक्टर्स रह रहे हैं सॉइल हेल्थ डिग्रेड होती चल रही है। देखो ये आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपका बेसिक जो है वो बनाएगा। अब प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन, मेंस में जो क्वेश्चन है वो इसमें मिक्स मैच करके आ सकता है, वो शायद सॉइल हेल्थ को क्लाइमेट चेंज से रिलेट करके आपको क्वेश्चन दे दें, है ना। तो इसलिए आपको एक बेस तो बनाना ही होगा, इसके नोट्स बना ले तो आप वहाँ पे इस आंसर को टेकल कर पाएंगे। ये ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तो भैया फैक्टर्स बिहाइंड सॉइल हेल्थ डिग्रेडेशन क्या है, पहला है डिफॉरेस्टेशन। कोई नई बात नहीं है, सब जानते हैं कि जो भी हम वेजिटेशन डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं इससे क्या होता है, इससे सॉइल लूज हो जाती है और वो विंड और वाटर इरोजन के लिए और ससेप्टेबल हो जाती है, वल्नरेबल हो जाती है, जिसके कारण ऑर्गेनिक मटेरियल का लूज हो जाता है। सॉइल एग्रीगेशन है ना, जो सॉइल की जो बाइंडिंग होती है वो भी कम हो जाती है, और फर्टिलिटी और स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है। अगर हम इसरो के डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया जून 2021 को देखें, अभी हमने ऊपर देखा था, जो कह रहा है कि इंडिया की जोग्राफिकल एरिया में 30% ऑफ द लैंड जो है वो डिग्रेडेड है। तो ये भी कहता है कि जो, हाँ वही बताया इन्होंने फिर से कि जो 30 mH डेजर्टिफिकेशन लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया है वो 2018-19 में जो हुआ था वो वेजिटेशन डिग्रेडेशन के कारण हो रहा है। क्या बोला है उन्होंने, ये वेजिटेशन डिग्रेडेशन के कारण हो रहा है। फिर है सलाइनेशन और अल्कलाइजेशन। इससे क्या होता है, जैसे कि अब हम कैनाल इरिगेशन इम्प्रॉपरली कर लें, है ना, कभी कभी क्या होता है हम लोग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो उसमें सॉइल में सैलिनिटी बढ़ जाती है। ऐसे कैनाल इरिगेशन बहुत ज़्यादा ही कर ले तो उसके क्या हो जाएगा, उससे सॉइल के जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीच हो जाएंगे, वो वॉश आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो सैलाइन सॉइल जो है वो सलाइन हो जाएगी, और ये ज़्यादातर क्या होता है सेमी एरिड एरिया और एरिड एरियाज में होता है। सॉल्ट एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाता है रूट जोन में, इससे वेजिटेशन भी ख़राब हो जाती है और सॉइल की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पे 50% ऑफ द अरेबल लैंड जो है वो डैमेज हो गई है सिर्फ और सिर्फ सैलिनिटी के लिए। तो अगर डिग्रेडेशन वेजिटेशन के कारण हो रहा है तो आपको इसरो की डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस जो है उसको मेंशन करना है। सलाइनेशन की बात लिखें तो आपको पंजाब का एग्जांपल कोट करना है।
और इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन कैसे, आप देख रहे हो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन ज़्यादातर क्या खाती है हमारी, गेहूँ और चावल, गेहूँ और चावल खाती है, तो हम ज़्यादातर सीरियल बेस्ड रोटेशंस करते हैं जैसे कि राइस और वीट, है ना, ताकि हमारी जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो फीड अप हो सके। इस क्योंकि लैंड शॉर्टेज है हमारे पास, तो इससे क्या होगा, इसमें सॉइल की क्वालिटी जो है वो डिक्लाइन होती है, फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है, क्योंकि हम वही न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में से एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं और बाकी के प्लांट्स नहीं लगा रहे हैं, जिससे उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा से गेन कर पाए। ठीक, तो सॉइल एग्जॉस्ट हो जाती है ना भाई। फिर ओवर ग्रेजिंग आता है। ओवर ग्रेजिंग देखो, अब लाइट्स हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी है ना अर्थ की, वो भी ना लिमिटेड है, एक लैंड की कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है, क्योंकि लिमिटेड वेजिटेशन है। तो फिर लेकिन अभी क्या हो रहा है, लाइव स्टॉक जो है वो एक्सीड हो रही है, तो जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है, वेजिटेशन पे बर्डन पड़ता है, और फिर बर्डन पड़ता है तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की दोनों डिग्रेड होती है, रिड्यूस होती है। एग्जाम्पल इसका लिखेंगे है आपकी बन्नी ग्रासलैंड ऑफ गुजरात ओवर ग्रेजिंग के कारण डिग्रेड हो गए। ठीक है, बन्नी ग्रासलैंड पे क्वेश्चन भी आ रखा है, वहाँ पे ना थोड़ा सा वहाँ पे लाइटनिंग होती है, उस लाइटनिंग को कुछ कहते हैं, हमें अभी याद नहीं आ रहा है क्योंकि अभी उस जोन में नहीं है ना अभी, सॉइल वाले पे। फिर हमने क्या स्टेप्स लिए हैं सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, सुनो अभी नोट्स बनाते, आई होप चल रहे होंगे आप लोग। आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको हर एक पैरामीटर को एड्रेस करना है, इससे आपका आंसर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और ऑथेंटिक लगेगा। दो सीधी सी बात है, सबसे पहली बात तो क्या है, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में कोई डिफरेंस है क्या, ये आप हमें बताएंगे, और अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक, तो प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो प्रमोट की जा रही है काफ़ी स्कीम्स के द्वारा, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, फिर है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मिध, फिर नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम NMOP। ऐसी स्कीम्स जो है हमारी सरकार ला रही हैं ताकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको प्रमोट कर सकें और सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। फिर उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड भी शुरू किए हैं जिसमें स्टेटस ऑफ सॉइल जो है वो बताएंगे, और ये किन पैरामीटर्स पे जज किया जाता है, वो 12 पैरामीटर्स पे पे जज किया जाता है। पहला तो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, NPK कितने हैं उसमें, उसके बेसिस पे जज किया जाएगा। फिर आता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। तो अब प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैक्रो और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, है ना। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको भी देख के फिर ये फिजिकल पैरामीटर्स इन बेसिस पे जज किया जाएंगे 12 पैरामीटर्स पे कि और फिर जो भी सॉइल की हेल्थ होगी उसको वो बताएंगे कि भाई इस लेवल पे आपकी सॉइल चल रही है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपकी जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी। फिर है इम्प्रूविंग फॉरेस्ट कवरेज एज पर अभी देखो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट IFSR 2021 की अगर हम बात करें, देखो हर 2 साल में आती है ये शायद प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रखा है PYQ में कि IFSR जो है वो कितने सालों में आती है। अगर प्रीलिम्स में नहीं पूछा है तो आई थिंक किसी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में पूछ रखा है ना, हमने जब सॉल्व की थी तो हर 2 साल में आती है। और ये बता रही है कि जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो इंक्रीज़ हो गया है 2000 या 2500 अप्रॉक्स 2500 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में, जो कि मदद करेगा सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने में। फिर है प्रिवेंट बर्निंग ऑफ द क्रॉप रेसिड्यू। अगर आप दिल्ली से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कैसे जो ठंड आती है तो दिल्ली में कितना पॉल्यूशन बढ़ जाता है, क्योंकि आसपास के जितने भी एग्रीकल्चर स्टेट्स हैं वो उस रेसिड्यू को जलाना शुरू कर देते हैं और पॉल्यूशन बढ़ जाता है। पॉल्यूशन तो एयर पॉल्यूशन तो बढ़ता ही बढ़ता है। क्या होता है जब हम आग लगा देते हैं तो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है वो भी बर्न आउट हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ जो फार्मर्स फ्रेंड है जैसे केचुए वगैरह ये सब चीज़ें भी मर जाती हैं, तो इससे सॉइल की हेल्थ जो है वो ख़राब होती है। तो नेशनल गाइडलाइंस जो हैं वो इशू की गई हैं ताकि सॉइल क्रॉप रेसिड्यू को ना जलाया जाए। और हमने ना एक वो भी देखा था, अभी हमें याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने किसी IIT या फिर किसी ने ना इन्वेंट किया था ऐसा कुछ गैजेट, जिससे क्या हो रहा था वो उस क्रॉप पे उसको छिड़क दे रहे थे और वो क्रॉप रेसिड्यू जो है वो खाद में कन्वर्ट हो जा रहा था। तो अगर आपको याद है तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दें।
तो फिर आता है बॉर्न चैलेंज प्लेज। तो बॉर्न चैलेंज प्लेज जो है वो एक ग्लोबल गोल जो है उसको सेटअप करता है कि हम 150 मिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन है, जो डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप है, उसको रिस्टोर करेंगे 2020 तक आते आते, और 350 मिलियन हेक्टेयर 2030 तक आते आते। तो 2020 तो निकल गया है, तो अब स्टेटस इसका क्या है अभी पता नहीं है हमें कि इन्होंने कर रखा है या नहीं कर रखा है 150 मिलियन हेक्टेयर रिस्टोर, या पता नहीं। अभी तो ग्रेट सहारन वॉल इनिशिएटिव भी चल रहा है और इंडिया में भी सेम तर्ज पे एक इनिशिएटिव चल रहा है, उसका नाम भी आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है भाई, हम क्या कर सकते हैं, हम अडॉप्ट कर सकते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जैसे कि अभी डाइवर्स क्रॉप रोटेशन करो, है ना। अभी हमने ऊपर देखा ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक दो सीरियल्स और फसल उगा रहे हैं, क्रॉप रोटेशन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण सॉइल की हेल्थ खराब हो रही है। तो नहीं कर रहे हैं तो करो, है ना। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है एग्रीकल्चर की, उनको अडॉप्ट करो, जैसे कि क्रॉप रोटेशन हो गया, इससे सॉइल की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी। पेस्ट कंट्रोल जो है उसका यूसेज जो है कम करो, ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल का यूज़ कर सकते हो, माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाओ और यील्ड्स को इम्प्रूव करो। फिर मैक्सिमाइज करो सॉइल कवर का, कैसे कवर क्रॉप्स कैन बी प्लांटेड एज पार्ट ऑफ बोथ ग्रेजिंग एंड क्रॉपलैंड ऑपरेशन टू मैक्सिमाइज सॉइल कवर ईयर अराउंड। काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स आते हैं, ऐसे क्रॉप्स आते हैं जिनको हम ऐसे उगा सकते हैं खाली ज़मीन पे। तो देखो वो एक सॉइल फिक्सेशन का काम तो करेगा ही करेगा, और वो जो जानवर हैं उनको ग्रेजिंग का काम भी करेगा क्रॉप लैंड पे, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं हम, जैसे कि जो प्रेजेंस है प्रोटेक्टिव वेजिटेटिव कवर का, जैसे कि ग्रास हो गया, श्रब्स हो गया, कल्टिवेटेड क्रॉप्स हो गए, स्टबल हो गए, वो डिक्रीज करते हैं विंड की वेलोसिटी को और पानी की वेलोसिटी को, कि कौन सी वेलोसिटी को, सॉइल एरोड करने में, है ना। अगर हमने सॉइल कवर क्रॉप कवर बिछा रखा है तो विंड और वाटर जो है वो इतने इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे सॉइल इरोजन में। फिर आता है मिनिमाइज डिस्टर्बेंसेस। हम टिलेज जो है हम टिलेज करते हैं, आई होप आप लोग टिलेज के बारे में जानते होंगे। केमिकल इनपुट जो है इन सबको आप लिमिट करो तो डिस्टर्बेंस सॉइल में कम होगा और वो रिकवर अच्छे से कर पाएगी। फिर है इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग। अलोकेट करो रिसोर्सेज को, कैसे कि भाई वेरिड यूजर डिमांड्स अक्रॉस एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड अदर सेक्टर्स टू रिड्यूस नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन सॉइल। जो भी एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल एरियाज में और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव इफेक्ट लाती हैं सॉइल हेल्थ पे, उनको भी इंटीग्रेट करो। बस ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आप देखो सॉइल हेल्थ जो है सिर्फ एग्रीकल्चर के ही कारण खराब नहीं हो रही है, डिग्रेडेशन के कारण ही खराब नहीं हो रही है। इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट जाता है, जो केमिकल वेस्ट जाता है, वो भी सॉइल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। तो ऐसे इंटीग्रेटेड प्लानिंग करो कि ये सारी जो चीज़ें हैं जो सॉइल को अफेक्ट कर रही है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जा सके। देन आती है प्रिसिजन फार्मिंग। यूटिलाइज करो जीपीएस का, सेंसर्स का, डेटा एनालिटिक्स का, जिससे सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है वो ऑप्टिमाइज हो सके। इंश्योर करो कि राइट अमाउंट ऑफ वाटर जा रहा है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा पानी भी जाता है तो वो सॉइल लीचिंग में जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको लीच कर देता है। ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जाएंगे तो वो भी सॉइल को टॉक्सिक बना देती है। पेस्टिसाइड्स भी जो हैं वो लिमिटेड यूज़ करो। तो प्रिसिजन फार्मिंग की यूज़ करो। जब हम जीपीएस सेंसर्स और इन सब का यूज़ करेंगे तो हमें मालूम रहेगा कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है। तो हम ऐसा नहीं है कि अगर हमें कहीं और पे पेस्ट लग रहे हैं तो हम पूरी पता चल रहा है पूरी फसल पे हम पेस्टिसाइड्स जो है वो छिड़कना शुरू कर दिया। फिर आता है कम्युनिटी बेस्ड सॉइल कंजर्वेशन। आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट सूटेबल अप्रोचेस का, टूल्स का, जो कि हेल्प करती हैं पार्टिसिपेटरी सॉइल हेल्थ असेसमेंट में, उनको कैरी आउट करो। जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो पेड़ों को अडॉप्ट करती हैं, उनके लिए पेड़ जो है वो उनके एंसेस्टर्स होते हैं। अब वो उस पेड़ को बिल्कुल किसी को काटने भी नहीं देते, टच भी नहीं करने देते। तो ऐसे ही आप सॉइल के साथ बिहेव कर सकते हो। कोई भी आप सॉइल, मतलब ये तो हमारा पर्सनल एग्जांपल है, आप सॉइल को अडॉप्ट कर लो, वहाँ पे उसकी कंजर्वेशन और देखभाल करो वहाँ पे, है ना। फिर उसमें गवर्नमेंट भी जो है उनका साथ दे। एक हमारे इधर या फिर आई थिंक सब में ही चल रहा है, मेड़ पर माँ, एक तो अभी ना अभी अपने आप मोदी जी ने किया था कि माँ के नाम एक पेड़, है ना, या फिर कोई भी आपके पूर्वज के नाम पे आपको एक पेड़ जो है वो उगाना है और फिर आपको उसको मतलब उसकी देखभाल करनी है। ऐसे ही ना एक इनिशिएटिव है मेड़ पर पेड़, है ना। ये किसानों के लिए, जैसे किसी का खेत है ये, तो इसकी जो बाउंड्री रहती है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको मैड़ बोलते हैं। मेड़, मेड़ नहीं मैड़, मैड़ बोलते हैं। और ये मैड़ जो होती है ना, मैड़ या मेड़ ऐसी कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि देखो फेंसिंग तो करनी होती है क्योंकि जानवर ना घुस जाए, तो फेंसिंग ना करके आप ऐसे बड़े बड़े वहाँ पे पेड़ उगा दो,
तो पेड़ उगा दोगी तो क्या हो जाएगा, ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा, ये सॉइल को भी होल्ड करके रखेगा, तो सॉइल इरोजन भी नहीं होगा, और ये एक नेचुरल फेंस की तरह काम करेगा, है ना। और इससे फल फ्रूट्स भी आएंगे, हवा भी आएगा। तो ये इनिशिएटिव चल रहा है या चला था। तो ऐसे इनिशिएटिव्स जो हैं ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो आप ये सब जो एग्जांपल हैं ये लिख सकते हैं जब भी सॉइल के बारे में क्वेश्चन आए। हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में देख लेते हैं कि सॉइल जो है वो मल्टीपल देखो लेयर्स में होती है, OAEB। हाँ ठीक है, हम देख रहे थे, अरे सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सॉइल प्रोफाइल के बारे में हम देख लेते हैं, है ना। तो देखो, O होराइजन लूज, A होराइजन, E होराइजन, B होराइजन, C होराइजन और बेड रॉक अनवेदर्ड। ये जो रहती है ना, ये पेरेंट मटेरियल रहता है, ये अनवेदर्ड रहती है। वेदर्ड आप लोग समझते हैं, ये किसी भी क्लाइमेट एक्शन के कारण जब ये चूरा चूरा होने लगती है ना कोई भी एक रॉक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। फिर ये पेरेंट रॉक, ये हमारी पेरेंट रॉक रहेगी। ये हमारी जो है ये पार्शियली ऑल्टर्ड पेरेंट मटेरियल है, इसमें ना थोड़ी सी अब मिक्सिंग होने शुरू हो जाती है ना, वेदरिंग भी शुरू हो जाती है। फिर अब क्या रहेगा, बीन ये रहेगा, इसमें क्ले जो है ऊपर से क्ले आना शुरू हो जाएगी। और फिर ये जो लाइट कलर ई पोर्शन दिख रहा है आपको, जोन ऑफ इलोविएशन और लीचिंग भी इसको बोलते हैं, यहाँ से लीचिंग भी शुरू हो जाएगी। फिर ये जो है ए होराइजन, यहाँ पे बहुत सारी ह्यूमस भी मिलेगी आपको, मिनरल मैटर मिक्स्ड विथ ह्यूमस मिलेगा। फिर ओ जो है ये लूज रहता है, ये लूज वाला पार्टीशन रहती है, ये वाली जो मिट्टी रहती है ना ये ऐसे लूज सी रहती है, इतनी बाइंड अप नहीं रहती है। और यहाँ पे पार्टली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर रहता है। अगर आप चाहें तो अपने प्रीलिम्स में, अपने सॉरी मेंस आंसर में आप ऐसा करके और ऐसे बना सकते हैं, OAEBCR, और फिर यहाँ पे लिख सकते हो पेरेंट रॉक, फिर यहाँ पे वेदर्ड, फिर यहाँ पे क्ले, फिर यहाँ पे लूज मटेरियल, यहाँ पे मिनरल मैटर मिक्स्ड विथ ह्यूमस। ऐसा आप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। लेकिन हाँ, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आपने पूरी देखी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और आई होप आपकी स्टडीज़ जो है वो अच्छी चल रही होंगी। यहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट का जो मेन पोर्शन है वो पूरा खत्म हो गया, मिसलेनियस बचा है। तो काफ़ी सारा मिसलेनियस जो है वो हमने शॉर्ट वीडियोस में अपलोड कर दिया है। हमने इस चैनल पे बाकायदा पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट जो है वो तैयार कर दी है। आप चाहें तो वो प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं, और वहाँ पे चीज़ें सॉर्टेड हैं। आप प्लानिंग से कि कब कौन सी वीडियो देखनी है और कौन सा सब्जेक्ट जो है वो अराउंड, तो एक सब्जेक्ट जो है वो 3 आवर्स से तो कम ही है ना। तो आप हर सोचो, आप अगर मतलब 5-7 दिन कंटिन्यूसली देंगे तो आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर ही सकते हैं करंट अफेयर्स का। और काफ़ी सारा स्टैटिक भी जो है और ये नॉलेज आपकी एनहांस कर रहे हैं। नोट्स बना लीजिएगा उससे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है हमारी सोशल इश्यूज़ पे, और वहाँ पे हम बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे इंडिया के स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट के बारे में, है ना। तो तब तक के लिए बाय।